Hello everyone, welcome back. In this video, I'll be talking with JEE 2021 achiever Shreyas Raj. He is currently pursuing computer science from IIT Indore. Last year in JEE Main, he got 99.96 percentile with an All India rank of 518. In the third session of JEE Main, he was also Ranchi City topper. So let's talk about his preparation, the challenges he faced during his preparation, and I'm sure this interaction will be helpful to all the aspirants watching the video. हेलो श्रेयस, कैसे हो? फर्स्ट सेमेस्टर कैसा बीत रहा है तुम्हारा कॉलेज का? ठीक है सर, सही है अभी तो। आप कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं। तो हम लोग ये सेशन जो कर रहे हैं श्रेयस, इसके पीछे का इंटेंशन ये है कि लास्ट ईयर जब तुम जेई क्वालिफाई किए तो कोविड प्रोटोकॉल्स के वजह से हम लोग सेमिनार नहीं कर पाए, तो बच्चों का ऐसा इंटरेक्शन बहुत हुआ नहीं टॉपर से। तो उनका कुछ कुछ क्वेरी रहता है, तो उनके बिहाफ में कुछ क्वेश्चन सब तुमसे पूछेंगे और अपना एक्सपीरियंस तुम शेयर करो। आई एम श्योर कि तुम्हारे एक्सपीरियंस से, तुम्हारे गाइडेंस से बच्चों को, एस्पिरेंट्स को, तुम्हारे जूनियर्स को एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में एक अच्छा गाइडेंस, मेंटरशिप मिलेगा। यस सर। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन मेरा तुम्हारे से ये है कि 2021 में, यानी कि लास्ट ईयर तुम जेई का एग्जाम लिखे, लेकिन लॉकडाउन हो गया था 2020 में ही, मार्च में। यस सर। यानी कि अपने प्रिपरेशन का आखिरी का एक साल, लास्ट 1 ईयर तुम लॉकडाउन में बिताए। यस सर। जिस समय ऑफलाइन क्लासेस बंद था, टीचर्स के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन जो होता है, फिजिकल इंटरेक्शन, वो नहीं हो पा रहा था। और बहुत सारा नेगेटिविटीज भी था। तो वो पूरा लास्ट का एक साल जो बहुत क्रूशियल समय होता है, उसको तुम किस तरीके से हैंडल किए, अपने प्रिपरेशन को किस तरीके से प्रोग्रेस किए, और इतने नेगेटिविटी को किस तरीके से मैनेज किए, ये बताओ सबको। सर, लॉकडाउन वाला जो फेज रहा है वो डेफिनेटली सबके लिए एक बहुत बहुत चैलेंजिंग फेज है। अभी इनफैक्ट अभी भी अच्छी तरह से तो स्कूल्स वगैरह या फिर कोचिंग भी बहुत जगह खुल नहीं पाए हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है एक स्टूडेंट के लिए सर रियलाइज ये करना ना कि चैलेंज तो बहुत बड़ा है पर इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। और मेरे लिए स्पेसिफिकली अगर कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट को अगर लॉकडाउन मतलब जब देखता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सबसे पहली बात तो सर कि जो इन जनरल एक +2 का स्टूडेंट स्कूल जाता है, फिर कोचिंग मैनेज करता है, फिर उसको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अभी के टाइम पे क्या है कि वो अपने टाइम का एक तरह से मास्टर हो चुका है। अब उसको अपना टाइम मैनेज करना अब उसके हाथ में आ चुका है। तो अपना मैनेजमेंट जो स्कूल वाला हम लोग पहले करते थे कि स्कूल में है तो सिर्फ स्कूल का पढ़ना है, अब वहां पे फिर और कुछ नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ आप घर में तो आप अपने अपने तरह से सब कोई जानते हैं कि कैसे कैसे मैनेज हो जाती हैं चीजें और क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो ये सारी चीजों को वो अपने तरह से प्रेफरेंस में अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है सर कि वो टाइम अब अपने टाइम के मास्टर हो चुके हैं। पर हाँ सर, इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि अगर बच्चे के हाथ में खुद टाइम चल जाता है, अब हम टीचर से तो वन ऑन वन इंटरेक्ट करते नहीं है सर, तो वो एक क्लासरूम वाला टच छूट जाता है। तो उसमें क्या है ना कि थोड़ा प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, आसपास के लोगों से देखते हैं कि वो लोग पढ़ रहे हैं, कितना होमवर्क वगैरह कर लिया, तो घर पे ये नहीं पता चलता है। तो स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल भी होना होगा इस पॉइंट पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है जहाँ पे बहुत लोग नहीं कर पाते हैं ये चीजें सर। और इसलिए फिर वो लॉकडाउन फिर वो चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा टफ हो जाता है प्रिपरेशन उनके लिए। तो मेरे लिए चैलेंज चैलेंज तो था ही सर, पर मेरे लिए ये उससे बड़ा मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखा इसमें। तो मैंने ये सोचा कि अगर अगर ये पॉइंट को चैलेंज मान के बैठ जाया जाए तो फिर सर ऐसे भी प्रिपरेशन ड्रॉप ईयर में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। उस पॉइंट पे सर कुछ भी छोटा मोटा भी अपॉर्चुनिटी अगर दिखता है ना तो लगता है कि इसको ग्रैब किया जाए और फिर मतलब बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो उसी मेंटालिटी से सर हम क्या किए कि अपने लिए ऐसा शेड्यूल बनाए जो बहुत सही रहता है, मतलब बहुत मेरे को मेरा दिन भर का 13-14 घंटा निकल जाए स्टडीज में, ऐसा। बीच-बीच में ब्रेक्स भी लिए सर, डेफिनिटली हर स्टूडेंट को चाहिए कि थोड़ा-सा रिक्रिएशन टाइम उसको चाहिए होता है, पर बहुत इफेक्टिवली 13-14 घंटा निकाल पा रहे थे, क्योंकि और कुछ भी नहीं है सर दिन में करने के लिए। और अगर हम कोचिंग जा रहे हैं या आ रहे हैं तो उसमें भी जो ट्रैवल टाइम होता है वो भी बच गया। कुछ भी चीजें जो एक्स्ट्रा टाइम्स होती है ना सर, वो सारे कट ऑफ हो गए। अब आपको दिन भर रहना है और ज्यादा थकावट भी नहीं है। तो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी जो मैंने सर रियलाइज किया। तो इससे फिर मेरे को लगता है कि जो भी नेगेटिव्स थे सर वो तो थे ही, पर पॉजिटिव्स जो हैं उनके साथ हम ओवरकम कर जाते हैं नेगेटिव्स को। तो उसके सर ऐसे ही एक तरह से सर पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हम लोग रखते हैं ना सर, तो फिर चैलेंजिंग टाइम्स भी हम लोग इजीली उसको पार कर जाते हैं सर। तो दैट वाज मतलब एक ब्रीफ मेरे लॉकडाउन जर्नी के बारे में। नहीं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए तुम
कि क्राइसिस तो था, लेकिन उसको एज अपॉर्चुनिटी देखकर यस सर। कि जब सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसमें अगर मान लो कि तुम उस पॉइंट पे अगर हार्ड वर्क करो तो ऑब्वियसली यू विल बी अपार्ट फ्रॉम द मॉब। तो श्रेयस, मेरा तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2021 में यानी कि लास्ट ईयर एग्जाम जैसे डिले हो रहा था, और यस पहली बार ऐसा हुआ कि जेई मेन जो है वो 4 सेशन में हुआ। तो ये तो हाँ यस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इस बात का भी, और जो एग्जाम्स डिले हो रहा था, तो ये सब जो बिल्कुल नया चीज था किसी भी एस्पिरेंट के लिए, जो पहले कभी कोई फेस नहीं किया है, तो उसको तुम सर। कैसे हैंडल किया, कैसे मैनेज किया इस इन चीजों को? हाँ सर, जैसे हम लोगों को भी पता है 2018 और उससे पहले सर सिर्फ एक ही बार जेई मेन होता था। उसके बाद से फिर 2 बार हुआ, फिर अब फिर 2020 में भी 2 बार, फिर 2021 में मतलब सर वही अथॉरिटीज ने 4 बार करने का डिसाइड किया। तो सर आजकल के बच्चों का एटीट्यूड पहले मैं ये डिस्कस करूंगा, क्योंकि बच्चे थोड़ा देख रहे हैं तो वो भी समझे। उनके लिए ये हो गया है ना कि जेई मेन 4 बार है, बहुत हल्के से वो लोग लेते हैं। और उनको ये रियलाइज नहीं होता सर कि 2018 और उससे पहले वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अटेम्प्ट रहता था, उन्होंने किया तो किया, वरना फिर दे आर आउट ऑफ द गेम। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर कि हमें 4 बार करने को मिल रहा है, और उसमें हमारा बेस्ट परसेंटाइल वो होगा। इट इज नॉट कि एवरेज है या कुछ है। तो 4 बार होना था, तो सबसे पहले तो सर मेरे को खुशी हुई थी कि 4 बार होगा, पर थोड़ा सा ये भी डर था कि सर कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अच्छा करूं तो भी मेरी रैंक खराब आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो भी है। पर सर 4 बार होना था, फिर वही 2 बार हुआ, और उसके बाद फिर सर लॉकडाउन हो गया, सेकेंड वेव आ गया। उस समय तो सर बहुत ही अनसर्टेनिटी वाला टाइम रहता है हर स्टूडेंट को सर। अगर एक डेट मिला रहता है ना एग्जाम का, तो उसका जो स्केड्यूल होता है वो थोड़ा थोड़ा अच्छा से मैनेज हो रखा होता है। और अगर थोड़ा सा उसको अनसर्टेनिटी में डाल देते हैं तो फिर वो थोड़ा दिमाग उतावला हो जाता है, फिर सर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सबको। तो मेरे साथ तो सर और ये भी हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट के बाद मेरे को कोविड भी हो गया था। तो कोविड में सर फिर 18 दिन वहां था मैं, और फिर 1 महीने तक तुम घर आके मैं पढ़ भी नहीं पाया, कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा था। तो उस समय तो मेरे को गिव अप टाइप फीलिंग आ गया था सर, क्योंकि लग रहा था कि ये लोग भी डेट नहीं निकाल रहे हैं, मेरे को पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पर और सर सिटिंग आवर्स जो मेरा पहले दिन भर का अगर हम 12, 13, 14 निकाल पाते थे ना, तो सर अब तो 3, 4 भी नहीं हो पाता था, ऐसा हो गया था, बैठ नहीं पाते थे। तो फिर क्या किया सर, धीरे-धीरे कोशिश किए वापस से पढ़ने का। पूरा ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो सर ऐसा मतलब खत्म हो गया था ना सर, उसको बिना रिवाइज किए तो वो चलता ही नहीं है काम। तो वो पूरे तरह से उठे, पूरा उसको रिकवर करने में लगभग मेरे को सर अप्रैल मिड में कोविड हुआ था, और पढ़ाई शुरू करते-करते जून एंड हो गया। और जुलाई फर्स्ट वीक में इन्होंने डेट्स निकाल दी सर, कि 20 दिन में तुम्हारा थर्ड अटेम्प्ट है, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ तुम्हारा फोर्थ अटेम्प्ट है। तो सर उस समय फिर मतलब एक तरह से गॉड को थैंकफुल हूँ कि वो ही पॉइंट पे एग्जाम की डेट्स आई जब मैं थोड़ा सा रिकवर कर चुका था। और फिर सर वही 20 दिन में मेरे को लगा कि जो भी 1 महीने में ऐसा वेस्ट हुआ है ना, उसको कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना कवर अप करें। और बहुत मतलब सर लकी लकी थे कि वही वाला मेरा बेस्ट परसेंटाइल काउंट हुआ, जबकि मेरे को लगा था कि ये तो बहुत ही खराब जाने वाला है। तो वही वाला परसेंटाइल फिर मेरा बेस्ट आया, और फिर 99.96 आया था सर। बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा था उसको देख के, एक्चुअली सर स्क्रीन पे देख के लगा था, लगा कि ड्रॉप ईयर पूरा सक्सेसफुल हो गया, ये तो मतलब क्या हो गया। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये लगता है सर स्टूडेंट को कि अनसर्टेनिटी तो है ही, पर वो सबके साथ है। और वो सब में ना सर कुछ लोग ऐसा होगा ना सर, जो जो लोग इस पे ध्यान ही नहीं देगा, जो लोग अपना पूरा जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, हर अपने अपने पाथ में ना छोटा छोटा चीज को भी ना बहुत ही फ्रूटफुली यूज करेगा, और उससे फिर आगे बहुत आगे बढ़ जाएगा, और हम लोग सोचते ही रह जाएंगे। तो सोचना यहाँ पे हम लोग को ज्यादा सोचने का काम ही नहीं है सर। यहाँ पे आज के दिन पे सिर्फ एक ही चीज हम लोग कर सकते हैं, वो है पढ़ाई। उससे ज्यादा अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं ना, तो वो हमारा टाइम वेस्ट में ही काउंट होता है। तो मेरा ये कहना है, अगर अभी भी सिचुएशन थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल ही है, इनका डेट्स वगैरह आ नहीं रहा है, ये सोच रहे हैं 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, जब भी हो उनका डेट्स, उनको उनको ये समझना है कि अभी के टाइम पे यू शुड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो जैसे ही जो भी डेट्स है, अगर तुमको लगता है कि मार्च में होने वाला है ना, तो यू शुड बी लाइक कि हाँ, मार्च के लिए मेरी क्या प्रिपरेशन रह सकती है। उसके लिए एक शेड्यूल होना चाहिए, एक प्रिपेयर्ड बिफोर हैड, कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा कम कंपटीशन होता है, कम मार्क्स पे भी अच्छा मतलब अच्छी परसेंटाइल आ जाती है। लास्ट अटेम्प्ट तक सर सब पढ़ने ही लग जाता है, तो उसमें सर
थोड़ा बढ़ जाता है मार्क्स वार्क्स। तो मेरा ये कहना है कि अनप्रेडिक्टेबल है तो भी कोई इशू नहीं है। तुम लोगों को ऐसा सोचना है, अगर तुमको सच में ऐसा लग रहा है कि डेट वेट कुछ पता चल जाती तो बहुत अच्छा होता, तो ऐसा सोच लो कि मार्च एंड में मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन एकदम एकदम शेड्यूल कर लो। जो शेड्यूल कर लिया ना, फिर उसको एकदम होल हार्टेडली डिलीजेंटली फॉलो करना है। फिर ऐसा नहीं शेड्यूल बनाया 2 दिन फॉलो किया छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना। तो ये सर ऐसे करेंगे हम तक के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड रह जाएंगे। सो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, दिस वाज वेरी वेल सेड हाँ। श्रेयस। तो मेरे को ऐसा याद आता है कि थर्ड सेशन जो हुआ था उसमें यू वर द रांची सिटी टॉपर। यस सर। तो बेसिकली जो बीच का समय हुआ था लॉकडाउन पीरियड, हो यस सर। सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग वो बहुत इफेक्टिवली एग्जीक्यूट नहीं हुआ हो, बट इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स यू डिड वेल। चलो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत लंबा प्रिपरेशन है जेई का, 2 साल का यस। प्रिपरेशन है, और बीच में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग्स हो जाता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों का, बैकलॉग्स, बिकॉज द हाँ सिलेबस हाँ। इज वेरी वास्ट। तो कई बार क्या होता है, दे डोंट कोप अप विद द पेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो वहां पे बैकलॉग्स होता है। तो तुम्हारा भी हुआ होगा बैकलॉग्स इतने बड़े हाँ लंबे सर। प्रिपरेशन में। तो बैकलॉग्स को तुम कैसे हैंडल किया और कैसे कवर किए, थोड़ा बताओ हम लोगों को। हाँ सर, सर बैकलॉग्स बहुत ही नेचुरल है। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हो गए हैं तो मैं प्रिपरेशन में पीछे हो चुका हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है सर कि जो सिलेबस अभी चल रहा है, जो सर्स पढ़ा रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। उसको छोड़ के अगर बैकलॉग्स पे ध्यान दिया जाएगा ना, तो अभी जो चल रहे हैं सर वो फिर फ्यूचर में बैकलॉग्स हो जाएंगे। ये मैंने भी रियलाइज किया है। मतलब मेरे को 11th सर बहुत बीच में लगता था 11th बहुत छूटा हुआ है, और 12th में जब 11th वाला क्वेश्चन मिक्स होके आता था ना सर, तो फिर मेरे को लगा कि इसको रोकते हैं और 11th वाले को पढ़ते हैं। और सर उसको पढ़ते पढ़ते मैं 12th वाले भी पार होते जा रहा था, ये भी हो रहा था। तो आई रियलाइज कि ये बहुत ही बेकार सा एक ये तरीका है। तो जो भी चल रहा है दैट इज टू बी पुट इन आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अब फिर सेकंड चीज ये आती है कि क्या तुम्हारे पास ये टाइम है दिन का थोड़ा सा, क्या निकाल पाते हो? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस। थोड़ा सा क्या तुम निकाल पाते हो टाइम? 1 घंटा 2 घंटा निकाल सकते हो? और नहीं भी निकाल सकते हो, क्या वीक में 2 दिन ऐसे हैं, 3 दिन ऐसे हैं जिनमें आप 1-2 घंटा निकाल सकते हैं? अगर यू कैन मतलब टेक आउट दोस 1 2 और 3 आवर्स एवरी डे, या फिर जो भी दिन तुमको लगता है, तो उसमें यू कैन स्टार्ट ऑफ विद सम थिंग्स जो तुमको लगते हैं जो इजी हैं। सर जैसे मेरे लिए केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे ना जो जैसे इनऑर्गेनिक टाइप्स में एंड हो गई थी जब प्रिपरेशन, तो मेरे को लगा था कि वो मेरे को एकदम टच नहीं है, मतलब वो बैकलॉग टाइप है। पी ब्लॉक वगैरह सर बहुत ही बड़ा है सर। पी ब्लॉक एनसीईआरटी वाला तो इतना बड़ा है, 40-50 पेज वाला है। तो सर उसके लिए हम ये किए, ऐसा ऐसा हम 6-7 चैप्टर केमिस्ट्री का सर, जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गया, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये सब के लिए हम क्या किए, हर संडे ऐसा 3-3 चैप्टर उठाते थे और सबको एक एक बार रीडिंग मारते थे। और इसको हम इतना बार रीडिंग मार लिए ना सर कि जब हम एक्चुअली रिवीजन वाला टाइम आया सर, एंड वाला टाइम आया, तो हम रियलाइज किए कि सिर्फ रीडिंग करने से मेरे को बहुत कुछ आ चुका है इसका। तो बैकलॉग्स तुमको कवर करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पेन उठाइए, चालू कर दीजिए, आप पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए। नो, जितना टाइम निकल पा रहा है उसको कोशिश करना है कि इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। अगर फिजिक्स का बैकलॉग है तो कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम मॉड्यूल्स लगाओ, ये सब करो, पर नोट्स अच्छे से पढ़ो। पढ़ लो नोट्स, बार बार पढ़ो। जब तक तुम्हारी प्रिपरेशन एंड होगी, 12th वाला जब एंड होता है सर, तो फिर अच्छा खासा फिर टाइम थोड़ा रहता है। उसके बाद उसमें हम लोग रिवाइज भी कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी देते हैं, और थोड़ा थोड़ा बैकलॉग्स का भी अपने को टाइम रहता है, तो उस समय हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। और खास करके 11th वाला जो बच्चा लोग है सर, अभी तो उन लोगों को 1 महीना बहुत अच्छा सा मिलेगा ही। तो उस महीना में तो ऐसा करना है कि मतलब एकदम ही आउट ऑफ टच नहीं होना है अपने सब्जेक्ट से, क्योंकि अगर तुम एक सब्जेक्ट को मतलब 1 महीने पूरे छोड़ दोगे ना, तो फिर वो एकदम मतलब सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगता है कि सर हाथ जम गया, वैसा फीलिंग आता है पूरा। तो ऐसा कोशिश करना इस 1 महीने में ऐसा प्रिपेयर्ड रहो कि 12th में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी रहो। तुम लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम लोग अपना बैकलॉग्स को मतलब सस्टेन ही नहीं करो, एंड तक रखने ही ना दो। और जो 12th में है वो कोशिश करें कि अभी वाली जो प्रिपरेशन है ना उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, और बैकलॉग जो है ना वो साथ साथ होके या फिर एंड में भी तुमको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। क्योंकि सर जरूरी नहीं है कि हम लोग को 100% चीजें आनी चाहिए। जेई इज अ वेरी लो स्कोरिंग एग्जाम है, तो जितना आता है अगर उतना ही मतलब ढंग से अगर हम लोग एग्जाम में कर लेते हैं सर, तो दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट। तो कोशिश ये करना है कि अभी जो चल रहे हैं उसको एकदम अच्छे से करना है, और बाद में जितना टाइम रहेगा उसके हिसाब से हम लोग बैकलॉग्स को मैनेज कर लेंगे। हो जाता है सर, दैट इज नॉट एन इशू, आई वुड लाइक टू
मतलब कंसोल कर। हाँ अच्छा, तुम्हारे अकॉर्डिंग हाउ इम्पोर्टेंट इज रिवीजन फॉर अ प्रॉपर प्रिपरेशन? रिवीजन का इम्पोर्टेंस क्या है? होगा ही ऑब्वियसली, बट हाँ तुम्हारे डेफिनेटली। अकॉर्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है वो बच्चा लोग को कन्वे करो। और रिवीजन का तुम्हारा अपना स्केड्यूल या प्लानिंग क्या रहा है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? सर रिवीजन तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जो भी पहली बार हम लोग लर्न करते हैं सर, सर वो तो एक्चुअली क्या होता है, एक बेस सेट हो रहा होता है हम लोग का। पर उस कॉन्सेप्ट के साथ, उस थ्योरी के साथ जितना टाइम स्पेंड करते हैं, जितना बार उसको पढ़ते हैं सर, मेरे साथ स्पेसिफिकली ऐसा होता था सर, फिजिक्स में जब एक चैप्टर पढ़ते थे ना सर, बार बार उसी चैप्टर को पढ़ते थे तो कभी कभी कुछ कुछ नया क्लिक होता था। और दैट वाज मतलब वो एक रिवीजन का ही एक साइड इफेक्ट है सर, कि मैं इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूं कि मेरे को आ रहा है, मेरे को पहले पढ़ा हुआ है, इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। जो भी चीज है ना सर, उसको जितना बार रिवाइज करते हैं ना, वो कंटेंट और रिच होते जाता है हम लोगों के दिमाग में। अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करने की इजी इजी मेथड्स जो हम खुद बनाते हैं अपने लिए सर, वो वही वही तो एंड तक टिकता है सर, जो हमारा हमारा अपना डिवाइस किया हुआ होता है दिमाग में। तो रिवीजन जो है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हम लोगों के नॉर्मल स्केड्यूल में, मतलब बीच बीच में घुसा रहना चाहिए उसके लिए टाइम। जैसे संडेज जो होते हैं ना सर, कहीं कहीं अगर अगर संडे या सैटरडे को अच्छा खासा टाइम, या फिर अगर एकेडमी में थर्सडे को अगर टाइम है तुम लोगों के पास, तो प्लीज उसमें टाइम निकालो रिवाइज करने का। और अगर तुम लोग ये ये हॉल्ट वॉल्ट बनाते हो, शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बनाते हो, तो प्लीज उसको रिवाइज करो। दैट इज मेंट फॉर रिविजन। अगर उसको 3-4 महीने तक नहीं रिवाइज करेंगे ना, तो फिर वो हॉल्ट फिर समझ नहीं आएगा, फिर नोट्स ही पढ़ना पड़ जाएगा शुरू से। तो उस चैप्टर का अगर टच चाहिए तो उसको रिवाइज करते रहना है। ऐसा नहीं है कि अब हर 5 दिन में रिवाइज कर रहे हैं, नो दैट इज नॉट द केस। हर 2 हफ्ते में आप रिवाइज कर सकते हैं। बस ये है कि जो टाइम एक्स्ट्रा बचता है ना, जैसे थर्सडे को बच रहा है, संडे को बच रहा है, उसमें प्लीज उसको यूज करो, उसको रिवाइज करने के लिए डालो। जैसे अभी हम बताए सर, टी ब्लॉक वगैरह जब हम पढ़े, एक बार बार पढ़े उसको, तो मेरे को बहुत अच्छे से हो गया वो एक्चुअली यही था कि मेरा फ्री टाइम में हम सोचे कि ये हम कर लेते हैं। तो वैसे ही अगर फ्री टाइम में रिवीजन अगर ये लोग भी करेंगे ना, तो सर वो रिवाइज बहुत सॉलिड हो जाता है। वरना लास्ट में फिर क्या होगा ना, जो एक बार पढ़ा हुआ फिर वापस स्क्रैच से पढ़ना पड़ जाता है, तो वैसा नौबत ना आए। इसीलिए रिवाइज का जो है ना, वो टाइम बीच बीच में सेट कर लेना चाहिए, दैट इज वेरी। और बीच बीच में सर ये तो होता ही रहता है, टेस्ट वेस्ट तो होता ही रहता है। तो वो टेस्ट जो पीछे वाला सब टॉपिक्स का होता है ना सर, तो उसमें भी मेरा बहुत बार रिवाइज हो चुका होता था, बहुत सारा चीज। नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन इसी पर है कि हाँ सर। मॉक टेस्ट पेपर्स का इंपॉर्टेंस क्या है हाँ प्रिपरेशन के दौरान? क्योंकि इसमें हम एक चीज ऐड करेंगे। हाँ। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट पेपर्स जो होता है उसको मिस कर देते हैं, ये बोलकर कि मेरा अभी प्रिपरेशन नहीं है, हाँ आई एम यस नॉट सर। वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्जाम, तो उसको देने से नंबर कम आएगा, नंबर कम आने से डिमोटिवेशन होगा। तो हाँ हाँ। वैसे बच्चों के लिए तुम्हारा क्या मैसेज है, या मॉक टेस्ट पेपर के इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा बात करो? बिकॉज मेरे को लगता है कि रिवीजन का बात और मॉक टेस्ट पेपर देने का बात, ये दोनों हम्म, साथ साथ चलता है, दे आर हाँ सर। इंटरलिंक्ड। यस सर। बिकॉज पेपर देने के लिए यू हैव टू रिवाइज, और यस सर। वो एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन भी हो गया पेपर देना, और उसका इंपॉर्टेंस भी थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करो ना। हाँ सर। बहुत ही सर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जैसा आपने कहा सर, बहुत लोगों का सर प्रिपरेशन भी अच्छा होता है ना, तो डर लगता है उन लोगों को मॉक टेस्ट में। बहुत बहुत ऐसा लोग को हम देखे हैं। और ये लोग रियलाइज नहीं करते हैं सर, कि जब उन लोगों को मॉक टेस्ट देने का हैबिट नहीं होगा, तो फाइनल एग्जाम में ना वही लोग होते हैं जिनको ज्यादा प्रेशर हो जाता है, टाइम प्रेशर से, या फिर कोई सब्जेक्ट अगर कोई क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन अगर नहीं बनता है ना सर एक बार में, तो वो लोग पैनिक कर जाते हैं, और अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद भी उनका एग्जाम खराब हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है ना, कि अगर तुम्हारा प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं है कि कल के एग्जाम में, या फिर जो अभी तुम्हारा फर्दर पीरियड जो भी टेस्ट होना उसमें तुम नहीं कर सकते हो, फिर भी तुमको देना इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एग्जाम में जाने से पहले यू हैव टू प्रैक्टिस इन, मतलब उस मोड में जाना होता है जिसमें एग्जाम है। उस 3 घंटे का उस माइंड सेट में रहना होता है। उसमें हम लोग, तुम जब एग्जाम दोगे अपना जो भी टेस्ट देते हो, तो उसमें अब तुम छांटते हो पहले इजी वाले क्वेश्चन, फिर उसमें मीडियम वाले, फिर तुमको टाइम बचता है तो टफ वाले, वरना फिर उसको रहने देते हो, और फिर उनको एक्यूरेसी से करने में, टाइम लिमिट में करने की कोशिश करते हो। तो ये इतना कुछ जो सिखा जाता है ना मॉक टेस्ट, दैट इज मोर देन तुम्हारा प्रिपरेशन कितना है मॉक टेस्ट के लिए। चाहे तुम्हारा 50% प्रिपेयर हो अभी वाले टेस्ट के लिए, पर क्या तुम उस 50% से जितने सवाल आने हैं, उनमें अपना एक्यूरेसी दिखा सकते हो 100%? ये टेस्ट करो अपने आप को टेस्ट में।
और एक बार जब मार्क्स आ जाए ना, तो फिर बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे नंबर कम क्यों आए, ज्यादा क्यों आए। जो भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना, उसको एनालाइज करना फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर मॉक टेस्ट का मतलब नहीं रहता है। तो बहुत ये जरूरी है, तुम लोग ये समझो कि तुमको अगर नहीं आ रहा है अब नेक्स्ट वाले टेस्ट के लिए, तो उसको ड्रॉप मत करो, मतलब छोड़ो मत उस टेस्ट को, दो। और इस चीज को सीखो, इस चीज को हैबिट बनाओ कि कैसे क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ने से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो इजी है हमारे लिए या टफ है हमारे लिए या क्या है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सर मेरे मेरे स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस जो ड्रॉप ईयर में रहा, सर लास्ट ईयर जब 2020 वाला एग्जाम, हम सितंबर वाला जेई मेन दिए थे ना सर, तो सितंबर वाला जेई मेन 2020 सर, 2 साल पहले, तो मेरे को 197 मार्क्स आया था। और जब हम ड्रॉप ले लिए सर, और जब हम जनवरी में मॉक टेस्ट दे रहे थे अपने 2021 फरवरी वाले एग्जाम के लिए, तो सर मेरा स्कोर 180 चला गया था। तो सर मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब ड्रॉप ही क्यों लिए। पहला बात तो ये दिमाग में आता था कि मेरा तो मार्क्स गिर गया। और फिर सर इतना मॉक टेस्ट दिए, इतना मॉक टेस्ट दिए, इतना मॉक टेस्ट दिए, फिर मेरा हर जेईई मेन में 260 से ज्यादा ही नंबर आया। मतलब जनवरी स्टार्ट में हम शुरू किए थे 180 मार्क्स से, और फरवरी 26 को मेरा एग्जाम था, मेरे को याद है सर, तो लगभग 56 डेज था मेरे पास। उस 56 डे में हम 50 मॉक टेस्ट दे ही दिए होंगे। और वो भी इसलिए क्योंकि मतलब नॉर्मल सिलेबस जो चल रहा था ना, उसके बाद भी हमको लगता था कि नहीं, हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करना है, इसलिए हम अपने लिए 3 घंटा निकालते थे रोज का। और उसके बाद भी अगर रिवाइज एनालाइज करना होता तो निकालते थे अपने लिए टाइम। और फिर सर अपना बेस्ट अटेम्प्ट में मेरा 283 भी मार्क्स आया था आउट ऑफ 300। तो अगर हम ये सोच के बैठते सर कि मेरा 181 आ गया, 180 आ गया और मेरा 197 आया था, और हम डर जाते इस बात को लेकर और सोचते हम और पढ़ लेते हैं, तो सर मेरा 283 तो कभी भी नहीं आ सकता था, कभी भी नहीं। और 100% सर फिजिक्स में 2 बार ही आया सर, वो सब तो सपना ही है सर। वो मतलब आने से पहले तक यही लगता था सर, ये किसी को कैसे आ सकता है। आने के बाद यही लगता है कि बस कंसिस्टेंसी है सर, और कुछ है ही नहीं इसमें, कोई मैजिक तो है नहीं है। तो यही है कि आप प्रिपरेशन के दौरान अज्यूम मत करिए चीजें, और जैसा कहते हैं सर वैसा बस करते रहिए, उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बात पे हम व्यूअर्स के लिए ये बात ऐड करेंगे कि श्रेयस थर्ड अटेम्प्ट में रांची से टॉपर था और 2 बारी श्रेयस को फिजिक्स में 100 परसेंटाइल आया जेईई मेन में। तो ये सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट है तुम्हारे लिए भी और एकेडमी के लिए भी। बीच में जैसे तुमने बताया कि तुम्हारा जब मार्क्स कुछ कम हो रहा था, तुम्हारे मन में ये भी फीलिंग आ रहा था कि मैंने वापस से प्रिपरेशन किया ही क्यों, अ काइंड ऑफ गिविंग अप और डिमोटिवेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है कि जेई का प्रिपरेशन का ड्यूरेशन इतना लंबा है कि उस पूरे ड्यूरेशन में मोटिवेटेड रहना इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट फिजिबल, बेसिकली प्रैक्टिकल नहीं है वो कि इतने लंबे समय तक कोई मोटिवेटेड रहे। बीच में डिमोटिवेशन आता है, गिव अप का फीलिंग आता है, या कई बार तो ऐसा भी लगता है कि साइंस ही क्यों लिए। तो इस तरह का जो मिक्स्ड फीलिंग्स है, इससे कैसे ओवरकम किए अपने आप को, क्योंकि ये तो सब बच्चे ही फेस कर रहे होते हैं, बट बहुत सारे बच्चों का ये वाला जो ड्यूरेशन, ये वाला फीलिंग है ना, वो बहुत स्ट्रेच हो जाता है। तो वो स्ट्रेच पार्ट जो है उसको शॉर्टेन करना है हम लोगों को। तो ऑब्वियसली तुम एक अचीवर हो, तुम्हारा वो पार्ट बहुत शॉर्टेन हुआ होगा, डिमोटिवेशन आता होगा और तुम उसे बहुत जल्दी ओवरकम कर जाते होगे। तो कैसे तुम उसको मैनेज कर रहे थे उस डिमोटिवेशन वाले फेज को? हाँ सर, डिमोटिवेशन जो है ना सर, ये बहुत ही कॉमन और सबके साथ होता है। किसी दिन बहुत अच्छा दिन जाता है, किसी दिन बहुत ही खराब जाता है, कभी कम नंबर आ गया, कभी कुछ। इनफैक्ट सर मेरे को ऐसा भी याद है सर, जेईई एडवांस का हम बहुत सारा मॉक टेस्ट दिए हैं, और सर प्रेप वगैरह पे जब देते थे तो एक आध पेपर में तो सर 20% नंबर आया था। तो 20% नंबर तो सर वही फीलिंग आता है कि मतलब क्यों लिए। और मेरे को तो ये लगता था सर कि मेरे को 8000 आया था पिछले साल रैंक, और उस समय मेरे को याद है सर, मेरे को खड़गपुर में मेटलर्जी मिल रहा था। तो मेरे को ऐसा फीलिंग आता था सर, वो भी क्यों छोड़ते, क्यों? सुंदर पिचाई भी आल्सो पास आउट फॉर मेटलर्जी खड़गपुर। तो मेरे को सर ऐसा ऐसा फीलिंग आता था। पर सर वही है कि इतना स्ट्रेसफुल वाले फेज में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है। अब जैसे छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए सर, मतलब मेरे लिए थोड़ा काम करता है, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत लंबा और सिलेबस बहुत वास्ट है। कोई हो ही नहीं सकता सर जिसका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए एग्जाम के पहले, क्योंकि जेईई एडवांस में तो किसी को 100% तो सर आज तक आया नहीं है। तो वो छोटे छोटे जो ड्यूरेशन होता है बीच बीच में ना, उसमें थोड़ा सा अपने दिमाग को बहलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे लॉन्ग सिटिंग आवर्स के बाद कभी कभी सर हो जाता है मेरे को कि
मतलब ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स तब आती हैं मेरे को, मैंने रियलाइज किया कि जब लॉन्ग सिटिंग आवर्स हो गए, 4 घंटा 5 घंटा हो गया, मेरा दिमाग थोड़ा थक चुका है, तो फिर हम बस यही डिसाइड किए बुक बंद करेंगे। और सर कुछ कुछ जैसे मेरे को थोड़ा एक आध गाना सर बहुत पसंद है, जैसे बहुत लोगों को सर मोटिवेशन जो गाने होते हैं सर कुछ लोगों को बहुत पसंद है, तो वो लोग भी तो, और बहुत सारे सेमिनार में सर ये अचीवर्स आके ये बोले भी थे सर, मेरे को पिछले साल भी ध्यान है, रितु दीदी शायद बोल रही थी कि थोड़ा कुछ कुछ गाने सर वो सच में बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा सर आईआईटी का कैंपस टूर है यूट्यूब पे सर, बहुत सारा आईआईटी का, तो वो हम बहुत बार देखे हैं सर। उसको देख के एक्चुअल रियलाइज होता है सर कि पढ़ाई किस चीज के लिए हो रहा है, तो वो भी साथ साथ चलते रहना चाहिए सर, और उसको देख के बहुत मोटिवेशन आता है सर। मतलब वो बस कैंपस टूर से ही इतना दिल भर जाता है सर कि फिर सब नेगेटिव थॉट्स अवे हो जाती है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो रेगुलर डिमोटिवेशन होता है ना सर, जो एक लंबे फेज तक चला जाता है, उसका एक थोड़ा कॉज ये भी है ना कि हम लोगों का इनपुट और आउटपुट मैच नहीं हो रहा है, हम लोग इतना अच्छे से अपना डेली रूटीन मैनेज नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को गिल्ट रह जाता है हर रोज रात में या फिर सोने से पहले एंड में कि नहीं हो पाया मेरे से पूरा। तो उसके लिए दैट दैट वो हम लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं कभी-कभी। तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि हर दिन से यू आर अनसैटिस्फाइड ना, तो फिर वो गेट्स पाइल्ड अप एवरी नेक्स्ट डे, और फिर वो दैट बिकम्स अ मेजर कॉज ऑफ ये तुम्हारे डिमोटिवेशन का। फिर तो शायद गाने-वाने भी शायद हेल्प नहीं करते हैं। तो उसके लिए मेरा ये कहना है ना, प्लीज अपना टाइम में ना डिस्ट्रैक्शंस वाला टाइम है, और जिन जिन टाइम को तुम अपने ना डेली आवर को स्टडी करो, अपने एक्चुअल रूटीन को देखो। वहां पे ऐसे कुछ टाइम होता है सर जो हम लोग रियलाइज नहीं करते पर सर चला जाता है। सर उठे मतलब नहाने उठे तो देख रहे हैं कि 1 घंटा उड़ गया, मतलब वो नहीं समझ में आता है। तो 1 घंटा कहाँ उड़ा ये सब समझना है। उस छोटे छोटे ड्यूरेशन से अगर टाइम हम लोग चुराते हैं ना सर, तो दिन का 2 घंटा निकल जाता है, 3 घंटा निकल जाता है। बाहर निकले हैं किसी काम से, अगर कोई जरूरी काम है उसमें फिर घूमने लग गए, ऐसा करने लग गए, तो ये सब नेचुरल है। पर हम लोग को समझना है कि हम लोगों के लिए आज आज के टाइम पे टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। तो तुम्हारा जितना भी टाइम जा रहा है ना, एक एक घंटा रोज रोज का जो जा रहा है, जब एग्जाम पास आने लग जाता है ना, तो यही हम लोग सोचते हैं सर एक दिन और मिल जाता तो पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते, 2 दिन और मिल जाता तो क्या क्या पढ़ लेते। आज हम लोग के लिए फॉर ग्रांटेड है टाइम, उस समय फिर हम लोग रियलाइज करते हैं कि बहुत टाइम वेस्ट किया, बाप रे इतना क्यों किया। तो प्लीज अपना रूटीन एक बहुत ही अच्छे से वेल मैनेड बनाओ, ऐसा बनाना चाहिए कि जैसे सर आप भी बताते ही थे कि विन इज अ वो बड़े वाले विन में बहुत छोटा छोटा विन जाता है, तब जाके फिर वो एक विन बनता है एक्चुअल। तो वो डेली का विन, क्या तुमको लगता है हर रात की हाँ आज मैं विनर हूं, ऐसा तुमको लगना चाहिए। तो उसके लिए सच में मतलब इट इज टफ, दैट इट इज नॉट इजी, मतलब ये तो डेफिनेटली तुमको भी पता है। पर देखो यार, ये ऐसा एग्जाम ही है, इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम, इसमें बहुत दम लगता है। और टफ है इसलिए तो ये मजा है, मतलब इजी है तो फिर बोर्ड्स भी इजी ही है, फिर तो क्या ही है। तो डेफिनेटली हर रात को सोने से पहले ये लगना चाहिए कि आई हैव गिवन माय बेस्ट, बाकी यू शुडंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। वैसे ही सिमिलरली एग्जाम में यू शुड बी एबल टू गिव योर बेस्ट, एग्जाम से निकलने के बाद यू शुड नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। सो प्लीज देखिए कि आपका डेली रूटीन में कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके बिना जाने आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दैट कैन बी अ मेजर कॉज ऑफ योर डिमोटिवेशन। अगला क्वेश्चन ये है कि क्लास 11th और 12th में हाउ डिड यू मैनेज स्कूल विथ कोचिंग और विथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन? बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न होता है कि अगर वो स्कूल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो जेई का प्रिपरेशन इफेक्ट हो रहा है, अगर वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू तो किस पे वो ज्यादा फोकस करे, बिकॉज किसी एक तरफ ज्यादा फोकस करने से दूसरे वाले को बहुत हैम्पर होता है। तो कैसे मैनेज किए स्कूल प्रोसेस को और जेई के प्रिपरेशन को, ये थोड़ा बच्चों को बताओ। हाँ सर, इसका तो एक छोटा आंसर अगर देना है तो हम यही कहेंगे कि जेई को ही मेरा फोकस है, हमेशा हमेशा से जेई को फोकस है, क्योंकि क्या मिलेगा जेई से और क्या मिलेगा बोर्ड से ये तो बच्चों को समझना है। अब बोर्ड से आप एक परसेंटेज लाते हो, उसके बाद फिर वो कहानी खत्म है। एक्चुअल 75 इज अ बेसिक, हाँ दैट शुड बी डन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे कम आ जाए। पर हाँ उसके बाद फिर जो भी आता है ना वो सरप्लस है, फिर उसके बाद काम नहीं है उसका। और जेई में क्या है ना सर कि अगर हम अपने एफर्ट्स से रेगुलरली जेई के लिए पढ़ रहे हैं ना सर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में मेरे को प्रॉब्लम होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जेई का जो कंटेंट है दैट इज ऑलवेज प्लस देन जो भी स्कूल का कंटेंट है। तो मेरे लिए यही रहता है कि जो नॉर्मल स्कूल का रूटीन, जो डेली रूटीन रहता था सर, तो मेरा इतना फोकस नहीं रहता था स्कूल को। पर जैसे ही एग्जाम्स पास आता था तो मेरे को यही पता था कि थोड़ा सा मेरे को ज्यादा पढ़ना है स्कूल वाले सिलेबस के लिए, तो उसके लिए हम पढ़ लेते थे।
तो फिर मेरा मैनेज हो जाता था सर। और उससे ज्यादा फिर इम्पोर्टेंट, उससे ज्यादा कोशिश करना भी नहीं चाहिए स्टूडेंट्स को, इतना ध्यान इस पे नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब एक काम करो, इंडिविजुअली फिजिक्स, हाँ सर। केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों हाँ के लिए बच्चों को, ऑब्वियसली ये तीनों सब्जेक्ट अलग अलग है एक दूसरे से, तो मोड ऑफ हाँ। प्रिपरेशन और जो प्लानिंग होता है वो भी डिफरेंट है। तो इन तीनों के लिए बच्चों को कुछ सजेस्ट करो जो तुमको ऐसा लगता है कि दैट यू हैव रियलाइज्ड इन इन योर कोर्स ऑफ प्रोग्रेस कि हम्म। मैथमेटिक्स को अगर हम इस तरीके से पढ़े होते तो और बेहतर हाँ होता, ये फिजिक्स के लिए, हाँ। केमिस्ट्री के लिए, तो वो आप बच्चों को बताएं जिससे आपके एक्सपीरियंस से उन लोगों को फायदा। हाँ। सर मेरे लिए स्पेसिफिकली मेरे प्रिपरेशन में मैथ्स मेरे को सबसे टफ लगता था सर। मैथ्स में नंबर उठाना मेरे को बहुत टफ लगता था, क्योंकि उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होता है। और ये थोड़ा सा लेट मेरे को रियलाइज हुआ कि इसको पढ़ने का तरीका ना थोड़ा अलग है। और यही तो एक्चुअल चीज है कि मतलब हम रियलाइज किए, तो आई वांट कि तुम लोग भी रियलाइज करो इस चीज को, क्योंकि एक बार होने के बाद मतलब वही है कि सब गलती खुद से क्यों करना। तो मैथ्स के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत नए टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जेई में तो एकदम मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर तुम्हें पीवाई क्यूज के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं ना, तो 90 मार्क्स तो तुमको आ ही जाएंगे। हो सकता है 2 सवाल सर कुछ इधर उधर हो गए तो तुम गलत कर दो, लेकिन 19 नंबर तो पक्का है। और 2019, 2020 और 2021 में तो सर 50 पेपर हो गया होगा जेईई मेन का सर। अगर इस सब पेपर में ना अगर ये लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन मैथ्स का पकड़ लेता है ना, तो सर उसके बियॉन्ड कभी जाता ही नहीं है जेईई, कभी नहीं जा ही नहीं पाता है, वरना फिर वो आउट ऑफ सिलेबस पहुंच जाएगा सर। तो मेन के लिए स्पेसिफिकली ये, और एडवांस के लिए ही इसको कंटिन्यू करते करते फिर हम लोग और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस करते हैं जिसमें मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। 3-4 चैप्टर मिला दिया, उसमें ज्योमेट्री भी है, उसमें कुछ कुछ और मिला दिए, अलजेब्रा भी मिला दिया। तो हाँ, लेकिन मैक्सिमम क्या प्रायोरिटी देना है कि तुम लोगों को टाइप ऑफ क्वेश्चन समझने हैं और उसको और प्रैक्टिस करना है। जितने नए तरह के क्वेश्चंस देखेंगे ना सर, वो फिर एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करता है। तो मैथ्स के लिए तो ये है कि जितना प्रैक्टिस है उतना कम है, मतलब करते ही रहना। फिर केमिस्ट्री इज फॉर मी द मोस्ट स्कोरिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट। पर कुछ लोग इसको हल्के में भी लेता है। एग्जाम में क्या है सर, केमिस्ट्री टाइम भी बचाता है और नंबर भी देता है। मतलब मेरे लिए स्पेसिफिकली हम जेई में तो सर 25 मिनट में केमिस्ट्री खत्म कर देते थे, और एडवांस में लगभग 40 मिनट में खत्म कर दिए थे अपना। तो जो उसका टाइम बचता है ना सर, वो हम मैथ्स में देते थे। मेरे लिए ये था कि मेरा मैथ्स वीक है तो मैथ्स में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत ही आराम से हो जाता है एग्जाम में, पर उसके लिए इक्वल एफर्ट्स देना होता है घर में भी। मतलब घर में बहुत मेहनत लगता है, तब जाके फिर एग्जाम में वो आउटपुट दे पाता है। एकदम कंटिन्यूअस रिगुरस रिवीजन करना होता है, तब जाके फिर वो हर कुछ दिमाग में रहता है। क्योंकि मेन में डेटा वेटा भी पूछ लेता है सर, कुछ कुछ क्या नहीं है, टेम्परेचर वेम्परेचर भी पूछ लेता है। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ना है, पर जितना बार उस पेज से अगर गो थ्रू हो जाते हैं ना सर, तो कभी कभी वो दिमाग में अट जाता है, खुद ही अट जाता है। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना ही नहीं होता है। और फिजिकल केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक मैथ्स, थोड़ा सा मेरे को लगता है उसमें थोड़ा सा तो थोड़ा सा अपने को केमिस्ट्री वाले मोड में जाना होता है, थोड़ा सा लैब वैब टाइप सोचना होता है। पर एक्चुअली है तो वो वही फॉर्मूले को देखना है, सिचुएशन को देखना है, और फिर अपना प्रैक्टिस ही अपने को काम आता है। और फिजिक्स सर, फिजिक्स तो फिजिक्स मेरे को लगता है कि मेरे लिए फिजिक्स इतना आराम इसलिए हो गया क्योंकि सर मैं उसको उसका बेसिक्स कभी नहीं छोड़े। उसका बेसिक्स मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट था। कुछ लोग होता है कि ये चैप्टर बहुत टफ है, इसको 2 दिन में कैसे खत्म करें। मेरे लिए था सर कि हम 2 दिन में खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। हमको बेसिक से चालू करना और जितना हम कर सकते हैं उतना करना है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट मेरे को टाइम मांग रहा है 10 दिन के लिए, तो हम देंगे सर उसको। क्योंकि अगर हम उसको टाइम देते हैं ना, तो वो मेरे लिए वो मेरा एक दुनिया है जिसमें हम विजुअलाइज करते हैं चीज। तो वो चीज मेरे को मेरे मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एग्जाम के दौरान भी जब जैसे ही हम क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ते हैं सर, तो मेरे को खुद ही रियलाइज होने लगता है कि हाँ, तो दिस इज रिलेटेड टू दैट। इसलिए क्योंकि हम वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे अपने टाइम पे। तो शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं ढूंढना है फिजिक्स में, और बहुत अच्छे से विजुअलाइज करके पढ़ो कॉन्सेप्ट को। उसको बार बार जितना टाइम दोगे कॉन्सेप्ट को, उतना रिच होता जाता है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट है कि तीनों में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहना है और रिवीजन भी करते ही रहना है। कुछ फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम बच्चों के लिए, कुछ मैसेज जो तुम उनको बताना चाहो। हाँ सर, जैसे वही एक चीज तो यही बोलेंगे कि डिमोटिवेशन वगैरह जो होता है, तो एग्जाम टफ है, तुमको भी पता है, सबको को पता है, पूरा कंट्री के लिए टफ है, हर बच्चे के लिए। पर देखो कि ये है कितना प्रेस्टिजियस और इससे मिलता क्या है। जब हम लोग एक्चुअली देखेंगे कि हमारा फ्यूचर कितना इससे ये हो जाता है, बन जाता है, तो शायद ये लगेगा कि ये तो फिर बहुत सस्ते में निपट गए। मतलब ये तो शायद इससे भी ज्यादा मेहनत करना होता।
बहुत ही अच्छा लगता है सर। अभी जैसे इन जनरल अभी कॉलेज में रहते हैं तो ऐसा लोग को देखते हैं सर, अपने ही जैसा लेवल वाला लोग को देखते हैं। इनफैक्ट मेरे से भी अच्छा लोग है, जो लोग एकेडमी में बहुत अच्छा है, अलग अलग तरह में बहुत अच्छा है, और उन लोग को ये चिंता नहीं है सर कि 4 साल बाद उन लोग का क्या होना है, क्योंकि वो ओवरऑल डेवलपमेंट में अपना फोकस्ड है। और वहीं अगर हम लोग एक ऐसे नॉर्मल कॉलेज में जाते हैं सर, तो हम लोगों को फिर हम हर समय फिर चिंता वाला चीज रहता है, जो कि मतलब हम देखते भी है। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पहुंचने के बाद, और सब कुछ वैसे ही होता है जैसे सर लोग क्लास में बताते हैं कि अभी तक अगर पढ़ लो तो फिर इसके बाद फ्यूचर में इतना कभी पढ़ाई नहीं करना होता है। तो अभी यू कैन मतलब ट्राई एंड गिव योर बेस्ट, और उसके बाद यू कैन, और मतलब जितना भी तुम मेहनत किए होगे ना, सबका फल सब कुछ बिल्कुल मिलता है डेफिनेटली। तो प्लीज डोंट बी डिमोटिवेटेड एंड स्ट्रेस्ड आउट, प्लीज डोंट बी। तो थैंक यू सो मच श्रेयस। मेरे को लगता है कि बच्चों का जितना भी क्वेरी होगा ऑलमोस्ट वो सारा क्लियर हो चुका होगा अभी तक। और इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को, किसी व्यूअर को कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है श्रेयस से, तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट पोस्ट कर सकता है। आई रिक्वेस्ट श्रेयस की थोड़ा टाइम निकाल करके बीच बीच में हाँ हाँ। कमेंट सेक्शन में जाकर के वो लोग को रिप्लाई करके प्रॉपरली गाइड करे। एंड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रस एकेडमी, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक बहुत यू सर। अच्छा करो अपने करियर में, बहुत नाम रोशन करो सबका, पेरेंट्स का, हम लोगों का। और अभी तो तुम्हारा ऑनलाइन चल रहा है क्लासेस, बट प्रेटी सून वी आर होपिंग दैट ऑफलाइन क्लास विल रिज्यूम और तुम्हारा कॉलेज लाइफ प्रॉपरली हाँ, जैसा कॉलेज लाइफ तुम सोचे थे वो शुरू होगा। थैंक यू सो मच श्रेयस। थैंक यू सो मच।